नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसे संस्थान की गहराई में उतरने वाले हैं जिसके बारे में हम सबने सुना तो है, हम्म। लेकिन शायद ये नहीं जानते कि वो कितना ताकतवर है। हम्म। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी पूरी कहानी बताते हैं, मतलब ये कैसे बना, इसका काम क्या है और सबसे जरूरी इसके अधिकार क्या हैं। हम्म। तो आज की इस बातचीत का मकसद बिल्कुल साफ है, ये समझना कि भारत जैसे विविधता वाले देश में इस आयोग की जरूरत ही क्यों पड़ी। हम्म। क्या ये सिर्फ एक नाम की संस्था है या इसके पास असली ताकत भी है। हम्म। चलिए शुरू करते हैं इसकी बुनियाद से। आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये कहानी शुरू होती है 1978 में। अच्छा। उस वक्त की सरकार ने एक कार्यकारी आदेश से, मतलब एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अल्पसंख्यक आयोग बनाया था। ओके। और वजह बहुत साफ शब्दों में बताई गई थी। सरकारी प्रस्ताव में कहा गया था कि भले ही संविधान और कानून में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान हैं, हाँ, जो कि हैं। जो कि है बिल्कुल, लेकिन उनके मन में एक असमानता और भेदभाव की भावना बनी हुई है। ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब सरकार ने आधिकारिक तौर पर ये माना कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है। बिल्कुल, जमीन पर लोगों का भरोसा जीतना भी जरूरी है। तो ये एक एहसास को, एक भावना को दूर करने की कोशिश थी। जी, सोच ये थी कि देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान को मजबूत करने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो खास तौर पर अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर ध्यान दे। लेकिन ये तो एक सरकारी आदेश से बना था। हाँ, यहीं पर बात आती है। इससे कोई कानूनी ताकत हासिल नहीं थी। और यहीं से इसकी यात्रा का अगला पड़ाव शुरू होता है। मतलब एक सरकारी आदेश से बनी संस्था से एक कानूनी ताकत वाली संस्था बनने का सफर। तो इस बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, समय के साथ ये महसूस किया गया कि अगर आयोग को सिर्फ सरकार के एक आदेश पर छोड़ दिया गया तो वो उतना असरदार नहीं हो पाएगा। उसे एक स्थायी और मजबूत पहचान देने की जरूरत थी। अगर आयोग को कानूनी दर्जा, जिसे हम स्टैट्यूटरी स्टेटस कहते हैं, दे दिया जाए तो उसका एक अलग वजन होगा। बिल्कुल, अल्पसंख्यकों का भी उस पर भरोसा बढ़ेगा और सरकारी विभाग भी उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। यानी उसे और दांत देने की कोशिश की गई। आप ऐसा कह सकते हैं। इसी सोच के साथ 1992 में संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया। ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, अब ये आयोग किसी सरकारी आदेश पर निर्भर नहीं था, बल्कि संसद के बनाए हुए कानून से बना था। और इसी कानून के तहत 1993 में पहले वैधानिक आयोग का गठन हुआ। जी। एक और दिलचस्प बात जो हमारे स्रोतों में है वो ये कि 2006 तक ये आयोग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत काम करता था। हाँ, ये भी एक अहम पड़ाव था। लेकिन 2006 में एक अलग अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन किया गया और आयोग को उसके प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया। सही कहा। तो ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे इस मुद्दे को धीरे धीरे ज्यादा संस्थागत अहमियत दी गई। पहले एक आयोग, फिर उसे कानूनी ताकत और फिर उसके लिए एक अलग मंत्रालय। अब जब हम इस पूरी संरचना की बात कर रहे हैं तो सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं, जी, जिसके इर्द गिर्द ये सब कुछ बना है। जब हम अल्पसंख्यक कहते हैं तो कानून की नजर में इसका मतलब क्या है? यहीं पर बात बहुत पेचीदा और दिलचस्प हो जाती है। कैसे? 1992 का जो कानून है वो अल्पसंख्यक शब्द की कोई परिभाषा नहीं देता। एक मिनट, ये तो बड़ी अजीब बात है ना? पूरा कानून अल्पसंख्यकों के लिए है, लेकिन ये बताता ही नहीं कि अल्पसंख्यक कौन है। हाँ, इसे एक तरह से भविष्य के लिए खुला रखा गया। अच्छा, इसके पीछे कोई खास वजह थी? सोच ये थी कि समय के साथ देश का सामाजिक धार्मिक परिदृश्य बदल सकता है। अगर आज किसी परिभाषा में इसे बांध दिया गया तो हो सकता है कल किसी ऐसे समुदाय को शामिल करना मुश्किल हो जाए जिसे वाकई सुरक्षा की जरूरत हो। तो फिर ये तय कौन करता है? कानून ने ये ताकत केंद्र सरकार को दे दी कि वो समय समय पर समुदायों को अल्पसंख्यक के तौर पर अधिसूचित यानी नोटिफाई कर सकती है। तो ये एक तयशुदा परिभाषा नहीं बल्कि एक गतिशील सूची है। तो फिलहाल इस सूची में कौन-कौन से समुदाय हैं? जब 1993 में पहली बार अधिसूचना जारी हुई तो केंद्र सरकार ने 5 धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। कौन-कौन से? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी समुदाय यानी ज़ोरास्ट्रियंस। ठीक है। काफी समय तक यही सूची रही। फिर 2014 में जैन समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया। तो आज की तारीख में 6 समुदाय अधिसूचित अल्पसंख्यक हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ये साफ हो गया कि हम किन समुदायों की बात कर रहे हैं। अब आते हैं इस आयोग की बनावट पर। इसमें कौन लोग होते हैं, उन्हें कैसे चुना जाता है? ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है।
इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। 7 लोग? हाँ, कुल 7। और इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। शर्त यह है कि ये सभी लोग समाज में प्रतिष्ठित, योग्य और ईमानदार माने जाने वाले व्यक्ति होने चाहिए। और इसमें सबसे खास बात यह है कि अध्यक्ष समेत कम से कम 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों से ही होने चाहिए। जी, ये बहुत जरूरी है। ये बनावट अपने आप में एक संदेश देती है कि जिन लोगों के लिए ये आयोग बना है, उन्हीं की आवाज इसके फैसलों में शामिल हो। सही बात है। इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। जी हाँ, और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया भी बहुत सख्त है। ऐसा नहीं है कि सरकार जब चाहे उन्हें हटा दे। अच्छा, उसके लिए कुछ ठोस वजह होनी चाहिए? हाँ, जैसे कि अगर कोई सदस्य दिवालिया हो जाए या किसी ऐसे जुर्म में सजा हो जाए जो चरित्र पर गंभीर सवाल खड़े करता हो, जिसे अंग्रेजी में मॉरल टॉर्पिट्यूड कहते हैं। बिल्कुल। या फिर वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, काम करने से मना कर दे या बिना बताए लगातार 3 बैठकों से गायब रहे। यानी इन शर्तों का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर काम कर सके। हाँ, और उसके सदस्यों की ईमानदारी पर कोई सवाल ना उठे। पद का दुरुपयोग भी उन्हें हटाने का एक बड़ा आधार है। तो ढांचा समझ आ गया। अब आते हैं असली काम पर। ये आयोग दिन प्रतिदिन करता क्या है? क्या ये सिर्फ एक शिकायतें सुनने वाला दफ्तर है या इसका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। शिकायतें सुनना इसके काम का एक अहम हिस्सा है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। तो फिर? असल में इसका काम प्रोएक्टिव और रिएक्टिव दोनों है। हम इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। ओके। एक प्रहरी यानी वॉचडॉग, दूसरा एक शोधकर्ता और तीसरा एक समाधानकर्ता यानी प्रॉब्लम सॉल्वर। ये समझने का एक अच्छा तरीका है। चलिए पहले इससे शुरू करते हैं, प्रहरी या वॉचडॉग की भूमिका। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है निगरानी रखना। आयोग का काम ये देखना है कि केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर अल्पसंख्यकों के विकास की प्रगति कैसी चल रही है, और साथ ही संविधान और अलग-अलग कानूनों में अल्पसंख्यकों को जो सुरक्षा दी गई है वो जमीन पर ठीक से लागू हो भी रही है या नहीं। मतलब ये देखना कि अल्पसंख्यकों के लिए बनी स्कॉलरशिप स्कीम का पैसा सही लोगों तक पहुंच भी रहा है या नहीं, या किसी सरकारी नौकरी में उनके साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। ये एक तरह की प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करने जैसा है। ठीक है। और दूसरी भूमिका शोधकर्ता वाली। हाँ। आयोग सिर्फ मौजूदा हालात पर नजर नहीं रखता, बल्कि वो भविष्य के लिए भी काम करता है। ये अल्पसंख्यकों से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक मुद्दों पर अध्ययन, शोध और विश्लेषण करवा सकता है। जैसे किसी खास इलाके में अल्पसंख्यक लड़कियों के स्कूल ड्रॉप आउट रेट के पीछे की वजहों पर स्टडी करवाना। एकदम सही पकड़ा आपने। या किसी समुदाय के लोगों को बैंक से लोन मिलने में आ रही दिक्कतों पर रिसर्च करना। अच्छा। या अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले भेदभाव से जुड़ी समस्याओं पर भी अध्ययन करवाता है, और फिर सरकार को बताता है कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। और यहीं से इसकी तीसरी भूमिका शुरू होती है, एक समाधानकर्ता की। जी, यानी सिफारिशें देना और शिकायतें सुनना। हाँ, ये सुरक्षा उपायों को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिशें भेजता है, और अगर किसी व्यक्ति या समूह की तरफ से कोई खास शिकायत आती है कि उनके अधिकारों का हनन हुआ है, तो आयोग उस मामले को सीधे संबंधित अधिकारियों के सामने उठाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है। क्या? जो इस आयोग को सिर्फ एक सलाह देने वाली संस्था से कहीं ज्यादा बनाती है। और वो क्या है? इन सब कामों को करने के लिए इसके पास असली अधिकार क्या है? यहीं पर इसकी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। जब आयोग किसी मामले की जांच कर रहा होता है तो उसे एक दीवानी अदालत यानी एक सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां हासिल होती हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां, ये सुनने में तो बहुत भारी लगता है। इसका असली मतलब क्या है जमीनी स्तर पर? इसका मतलब है कि ये किसी को भी समन भेज सकता है। किसी को भी? मतलब किसी कलेक्टर या पुलिस ऑफिसर को भी अपने सामने पेश होने के लिए कह सकता है? बिल्कुल, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, अगर किसी दूर दराज के गांव में किसी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव की घटना होती है और स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, तो आयोग सीधे उस जिले के सबसे बड़े अधिकारी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसे समन भेज सकता है और जवाब मांग सकता है। वाह, ये तो खेल ही बदल देता है। यकीनन। ये किसी भी व्यक्ति को शपथ पर बयान देने के लिए बुला सकता है। अच्छा। किसी भी सरकारी दफ्तर या अदालत से कोई भी सरकारी रिकॉर्ड या दस्तावेज मंगवा सकता है। सबूत के तौर पर हलफनामे यानी एफिडेविट्स ले सकता है। गवाहों को भी बुला सकता है? हाँ, गवाहों को भी बुला सकता है। संक्षेप में कहें तो जांच के मामले में इसके हाथ बंधे हुए नहीं हैं।
ये शक्ति से एक सिफारिशी संस्था से कहीं ज्यादा मजबूत बना देती है। बिल्कुल। ये वाकई सोचने वाली बात है। एक आयोग जो तकनीकी रूप से सरकार का हिस्सा है, उसी सरकार के अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर सकता है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा आपने। ठीक है, तो आयोग के पास जांच करने की जबरदस्त ताकत है, लेकिन ये साइकिल पूरा कैसे होता है? मतलब? मान लीजिए आयोग ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें कुछ गंभीर खामियां उजागर की और कुछ सख्त सिफारिशें दी, तो उस रिपोर्ट का होता क्या है? क्या वो सिर्फ एक फाइल में दबकर रह जाती है? नहीं, यहीं पर जवाबदेही का पूरा तंत्र काम करता है। कैसे? आयोग अपनी सालाना रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है और कानून के मुताबिक सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर रखे। और सिर्फ रिपोर्ट पेश नहीं करनी होती। मुझे याद है हमारे स्रोतों में एक और जरूरी बात थी, सरकार को साथ में एक जवाब भी देना पड़ता है ना? बिल्कुल। सरकार को रिपोर्ट के साथ एक ज्ञापन यानी मेमोरेंडम भी रखना पड़ता है, जिसमें वो बताते हैं कि क्या किया गया है। हाँ, उस ज्ञापन में सरकार को साफ साफ बताना होता है कि आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि अगर सरकार ने किसी सिफारिश को नहीं माना है तो उसे उसका कारण भी बताना पड़ता है। हाँ, यही सबसे जरूरी हिस्सा है। सरकार किसी सिफारिश को चुपचाप नजरअंदाज नहीं कर सकती। अच्छा। अगर वो किसी सिफारिश को खारिज करती है तो उसे संसद को बताना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। यानी जवाबदेही तय की गई है। सरकार ये नहीं कह सकती कि हमने रिपोर्ट पढ़ ली। उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया और क्यों नहीं किया। जी। ये पारदर्शिता का एक बहुत मजबूत मैकेनिज्म है। क्या यही प्रक्रिया राज्यों के लिए भी है? हाँ, अगर रिपोर्ट का कोई हिस्सा किसी राज्य सरकार से जुड़ा है तो उस रिपोर्ट की एक कॉपी उस राज्य सरकार को भेजी जाती है। और फिर राज्य सरकार की भी यही जिम्मेदारी होती है कि वो उस रिपोर्ट और उस पर दिए गए एक्शन टेकन मेमोरेंडम को अपनी विधानसभा के सामने रखे। तो ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि आयोग की बातें केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर गंभीरता से ली जाएं। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो ये साफ है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग सिर्फ एक प्रतीकात्मक या दिखावे की संस्था नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत अल्पसंख्यकों के मन में घर कर गई भेदभाव की भावना को दूर करने के एक ईमानदार प्रयास के तौर पर हुई थी। और फिर इसे संसद के कानून से ताकत दी गई, दीवानी अदालत के अधिकार दिए गए ताकि ये सिर्फ कागजी शेर बनकर न रह जाए। इसकी संरचना में अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई और इसकी रिपोर्टिंग प्रक्रिया के जरिए सरकार की जवाबदेही तय की गई। तो ये निगरानी, शोध, सिफारिश और शिकायत निवारण का एक मिला-जुला और मजबूत तंत्र है। सही कहा आपने। आज की बातचीत को समाप्त करते हुए एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी। जैसा कि हमने चर्चा की, कानून अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं करता, बल्कि सरकार को इसे अधिसूचित करने का अधिकार देता है। इस पर विचार करें। जब अल्पसंख्यक होने की स्थिति एक निश्चित कानूनी परिभाषा के बजाय सरकारी अधिसूचना पर निर्भर करती है, तो इसके क्या दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यह व्यवस्था जहां एक तरफ जरूरत के हिसाब से नए समुदायों को शामिल करने का लचीलापन देती है, वहीं दूसरी तरफ क्या यह इस महत्वपूर्ण दर्जे को राजनीतिक बहस और दबाव का विषय भी बना देती है? इसके क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।